नमो नमः। मेरा नाम है विवेक जांगिड़ और आज मैं अपने मित्र नवीन जी के साथ आया हुआ हूँ श्री हरि नारायण गोधाम पर, जो कि नारनौल के समीप बाछोद गांव में स्थित है। इसके स्वामी और संचालक श्री वीरेंद्र वैद्य जी हैं। इनकी सभी गायें पूर्ण रूप से देसी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और आपको मिलवाते हैं श्री वीरेंद्र वैद्य जी से। नमो नमः। नमो नमो। ये वीरेंद्र वैद्य जी हैं। साधारण दिखने वाला मनुष्य प्रायः असाधारण व्यक्तित्व और प्रतिभा का स्वामी होता है। जब पहली बार वैद्य जी ने मेरी नाड़ी देखी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि इन्होंने बिना किसी पूर्व जानकारी के केवल मेरी नाड़ी को देखकर ही मेरे स्वास्थ्य के विषय में बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया था। मेरा इनसे प्रश्न है कि इन्होंने ये कैसे जाना कि मेरे भीतर कौन सा क्या रोग है, और नाड़ी विज्ञान पर भी ये प्रकाश डालें, मैं इनसे आग्रह करता हूँ। जी, वो तो अब आपकी नाड़ी देखी, और क्योंकि परंपरागत रूप से हमने नाड़ी का ज्ञान अपने गुरु भगवान से लिया था और उस पर पिछले 10-12 वर्ष का जो अनुभव रहा हमारा, उस अनुभव के आधार पर हमें रोगों से पूर्व भी आभास हो जाता है नाड़ी के जरिए, और जो रोग होते हैं वो नाड़ी बड़ी सुंदर तरीके से समझाती है कि कब पित्तवायु के अनुसार या पांचों महाभूतों को समझ करके कि व्यक्ति में किस किस प्रकार के दोष हैं और वो किस प्रकार व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। तो उन दोषों के आधार पर हम लोगों की नाड़ी चेक करते हैं, जैसे आपकी की, और उसका हमें पता लग जाता है। ये नाड़ी शब्द का अर्थ क्या है जी? क्या ये हमारी रक्तवाहिनी नलिकाएं हैं या फिर नाड़ी कुछ और है? जो हमारे नर्वस सिस्टम की नर्व्स फैली हुई हैं वो है नाड़ी, या फिर ब्लड वेसल्स? जिस प्रकार एक शिशु का पूरा पोषण उसकी माँ के गर्भ में उसकी नाभि चक्कर से होता है, वो जो नाभि चक्कर है जिसमें संपूर्ण शरीर की नाड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, उस वही नाड़ियाँ इस शरीर में अलग अलग जगह पर अपने दोषों के प्रभाव को दिखाती हैं, चाहे वो हमारे गर्दन के ऊपर हो, चाहे वो हमारी कलाई में हो, चाहे वो हमारे पैरों में हो। इस प्रकार ये अलग अलग जगह पर नाड़ी चेक करने का एक सटीक सा तरीका बताया है हमारे ऋषियों ने कि इनको यहाँ आप अपने तरीके से अनुभव के आधार पर चेक करके रोग का पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक पुराने वैद्य थे जी। जी। एक बार उनके सामने से एक बैल जा रहा था। उन्होंने उस बैल को देख के ही बता दिया कि इसने कुछ गलत पदार्थ खा रखा है, और उसको उन्होंने तुरंत वमन करवा दिया। जैसे उसको वमन करवाया वो बैल स्वस्थ हो गया था। क्या आज भी ये विद्या हमारे पास बची हुई है? यदि भारत में कहीं ये विद्या बची हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा। आज भी बड़े बुजुर्ग गाँव में कहीं कहीं ऐसे देखने में मिल जाते हैं कि वो गर्भवती औरत की चाल को देख करके ये बता देते हैं कि इसके गर्भ में बेटा है या बेटी। ऐसे ऐसे जो अनुभव हैं लोगों के पास, ये जीवन पर्यंत चलते आए हैं। अच्छा जी, एक विषय चला हुआ है, जैसे आप ये गौधाम है जहाँ पर हम बैठे हैं, आप गाय का पालन करते हैं जी, देसी गाय का। पर कुछ लोग ऐसे हैं, आजकल एक विचारधारा चली हुई है वेगन नाम की, वो कहते हैं कि दूध का तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। इस विषय पर आप क्या कहोगे जी? सबसे पहले तो मैं इसको एक बात को थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा कि हम गाय का पालन नहीं करते, गौ की सेवा करते हैं। जी। गौ हमारा पालन करती है, और गाय को माता कहा गया है और उसमें माता के गुण हैं। और जहाँ तक बात वैगन थ्योरी वालों की है, ये आधुनिकता की चपेट में लोग इस प्रकार से बीमार होते जा रहे हैं कि उनके पास जीवन जीने की समझ लगभग समाप्त सी हो गई है। और अब लोगों को कुछ भी कहोगे या कुछ भी दोगे तो उनको कुछ नया दिखना चाहिए, क्योंकि वो पुराने से पक चुके हैं।
तो उनको नया दिखना चाहिए, उनको नया कुछ ले जा करके दो तो वो समाज में प्रचलित हो जाता है। लोग चीज़ों को न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से देखने लग गए कि इस चीज़ को खाएंगे तो इसमें इतना आयरन, इतना फॉलिक एसिड, इतना कैल्शियम, इतना कार्बन आपको मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार सर्दी के मौसम में गोंद के लड्डू लोग प्रयोग में लेते हैं, लेकिन वही गोंद का लड्डू व्यक्ति गर्मी के मौसम में प्रयोग में नहीं ले सकता। सर्दी के मौसम में क्यों खाया? क्योंकि उसकी जो पाचन अग्नि है, जो जठर है, वो उस सर्दी के मौसम में, ऋतु में एक प्रज्वलन पे थी, अच्छे प्रभाव पे थी, तो उसने उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो उस लड्डू का गुण तो वही रहेगा 12 के 12 महीने, लेकिन आपको आपका पाचन क्या कहता है उसके अनुसार भोजन करना, ये आयुर्वेद सिखाता है। किस ऋतु में किस प्रकार की चीज को का सेवन आपको किस प्रकार का लाभ या हानि देगा, ये आयुर्वेद सिखाता है। इसलिए यदि आप न्यूट्रिशन वैल्यू को देखेंगे तो शायद मूली का और ककड़ी का गुण एक जैसा मिल सकता है, लेकिन ककड़ी गर्मी में खाई जाए तो लाभकारी है और मूली सर्दी में खाई जाए तो लाभकारी है। अब इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो जो वैज्ञानिक थ्योरी वाले व्यक्तित्व हैं वो न्यूट्रिशन वैल्यू के अनुसार चले हुए हैं। कुछ लोगों का जो चिकित्सा का क्रम चल रहा है वो इस प्रकार बिगड़ चुका है कि लोगों के अंदर आम दोष भर चुका है। आम दोष होता है जो पाचन क्रिया होनी थी, वो पाचन क्रिया सुचारू रूप से ना होने पर उनके शरीर में कफ और पित्त का प्रभाव, एसिडिटी का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि वो विकृत हो चुका है। और अब उसमें कुछ अच्छी चीज भी डालोगे तो उसका दुष्परिणाम आपको सामने नजर आएगा। तो आम दोष को हम सब आयुर्वेद में सबसे खतरनाक दोष मानते हैं कि जिन लोगों में आम दोष बढ़ चुका है उनमें धीरे धीरे नसों में ब्लॉकिंग होना, क्लोटिंग जमना, जोड़ों के दर्द आना या हार्ट फेल होना, इस प्रकार के रोग आने की संभावना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब स्वाभाविक रूप से है। लेकिन उस दोष को का निवारण न करके कुछ चीज़ों को बंद कर देना, इसको मैं समझदारी नहीं मानता। ये कहीं ना कहीं एक मूर्खता की निशानी भी हो सकती है। जैसे उत्तर भारत में के लोग जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर पश्चिम भारत के लोग, उनके लिए दूध पीना विशेष गुणकारी है। और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर दूध पीना या पहाड़ पर्वत के ऊपर जहाँ जहाँ वायु का प्रकोप है वहाँ दूध पीना इतना लाभकारी नहीं रहेगा। तो पर्वतों पर या दक्षिण भारत में जहाँ वायु का प्रकोप है वहाँ की गाय 2-3 या अधिक से अधिक 4 लीटर दूध देती होंगी। जबकि गुजरात से, उत्तर पश्चिम भारत से, पंजाब से लेकर गुजरात तक का जो ये क्षेत्र है, जिसमें हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, कुछ MP पश्चिम यूपी का क्षेत्र आ गया, दिल्ली का क्षेत्र आ गया, ये जो क्षेत्र है इनके अंदर दूध पीना विशेष गुणकारी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में वैसे तो बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं देसी गाय की, लेकिन चाहे वो गुजरात की गिर हो, चाहे वो थारपारकर हो, चाहे वो कॉन्करेज हो, चाहे वो हरियाणवी हो हरियाणा की, चाहे वो राठी हो, साहिवाल हो, जिसको पाकिस्तान, ये जो सराउंडिंग एरिया है, ये सारी नस्लें दुधारू हैं जो 10 लीटर से ऊपर दूध देती हैं। और ठंडे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को या पित्त की प्रधानता में पित्तवात के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन करना विशेष गुणकारी हो जाता है, और विशेषकर सर्दी के मौसम में। तो ऐसे में व्यक्ति को दूध पीना बहुत आवश्यकता है। और कफ वाले व्यक्ति को तो विशेष कर, और कफ वाला जो व्यक्ति है वो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। और कफ, जैसे कि हम अगर अपनी अवस्था में प्रकृति में बात करें कि बचपन में हमारी जो प्रकृति रही है वो कफ की रही है, मध्यम जो हमारी जवानी का समय रहा है वो पित्त का रहा है, और बुढ़ापे का जो हमारा समय रहा है वो वात का माना जाता है, वायु का। तो जो कफ के समय की प्रकृति है वो उत्तर भारत की प्रकृति है। तो जिस प्रकार एक बच्चा दूध मांगता है, एक बच्चा दूध पीता है, उत्तर भारत में रहने वाले व्यक्ति को भी दूध पीना विशेष गुणकारी हो जाता है। तो उनको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो इसमें हम उनका दोष नहीं मानेंगे कि उनको उस चीज़ का चलो ज्ञान नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान है, जो हमारे पूर्वजों ने परंपरागत रूप से चला रखा है, उसे हम कुछ भी विचार किए बिना यदि ऐसे ही छोड़ देते हैं और अपनी जो आमदोष की बीमारी है या कोई अन्य रोग है उसका चिकित्सा कराने की अपेक्षा किसी के कहने पर कोई चीज़ छोड़ना या पकड़ना
ये उचित नहीं रहेगा। तो इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए।